सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार और अपने घरों पर रहें और सुरक्षित रहें। तो आज हम आपके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जो अगला जो विषय है उस पर चर्चा करेंगे और वो विषय है आपका ताज का शासन। देखिए, ताज का जो शासन था वो 1858 से 1947 तक चला। मतलब कि जब हमारे देश को स्वतंत्रता की आज़ादी मिली तब तक वो ताज का शासन चला। तो आज हम इसके अंतर्गत यही जानेंगे कि ताज के शासन के वक्त कौन कौन से अधिनियम बनाए गए। अब चर्चा करते हैं 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है इस अधिनियम की कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और जितनी भी गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां थी उनको ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया गया। अब अगर हम इस अधिनियम की विशेषताओं के बारे में बात करें तो इस अधिनियम के तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। उसके बाद जो गवर्नर जनरल है उसका पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वह भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व बन गया। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता की अगर मैं बात करूं तो इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर भारत के शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी और फिर एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी और यह सचिव भी ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। इसके बावजूद भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार परिषद थी। अब अगर हम 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो वो प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करने का था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार को यह महसूस हुआ कि उन्हें 1861 का भारत परिषद अधिनियम बनाना चाहिए और फिर 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक समझा। अब इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए और 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। अब अगर हम इस अधिनियम की विशेषता की बात करें तो इस कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई और 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया और फिर इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ और फिर इस अधिनियम ने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की। इस अधिनियम ने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। आइए अब आगे चर्चा करते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम के बारे में। तो आज हम 1892 का भारत परिषद अधिनियम तक ही चर्चा करेंगे। बाकी के अधिनियमों के बारे में मैं आपको इसी के दूसरे भाग में बताऊंगा। इस अधिनियम की विशेषता यह थी
कि इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। और दूसरी चीज, इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। और इसी अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान दिया गया। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति दी गई। तो आज हमने ताज के शासन के अंतर्गत 3 अधिनियमों के बारे में चर्चा की। बाकी अधिनियमों की चर्चा आपके साथ में भाग 2 में करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।